Good evening, all of you. If I am visible to all of you people, please let me know so that we can proceed further. All right. तो देखिए, आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि हम ये समझने वाले हैं दैट व्हाट आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली मीन्स। मतलब इस चैप्टर में आप कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पहुँचने वाले हो, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नो। तो अभी तक हमने, एक बार आप नोट डाउन करिएगा, अभी तक हमने आयनिक में क्या क्या पढ़ा और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड बेस, मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ऐसे रिएक्शन जिसमें आप वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं और वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, वहाँ पर हमारे पास में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है और उसको हम लोग कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद में हमने उसी का एक पार्ट पढ़ा, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑलराइट, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरीज और हाइपोथेसिस अबाउट द एसिड बेस, जिसमें आर्हेनियस इक्वेशन, मतलब आर्हेनियस थ्योरी थी, उसके बाद में ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी थी एंड देन लुईस थ्योरी। देन वी डिस्कस अबाउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के बारे में हमने बात की, उसको डिटेल में डिस्कस किया, KW क्या होता है। देन वी टॉक अबाउट द pH। तो pH में हमने बहुत डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की है कि आपके पास में pH का बेसिक फार्मूला क्या होता है, एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन की pH क्या होती है, एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की pH क्या होती है, मिक्सिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो इसमें अपन ने बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट देखे हैं जितने भी होते हैं। अब एक बार हम ये सीखने वाले हैं कि आगे ये चैप्टर कहाँ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, कितने लोगों को, हाउ मेनी ऑफ यू, जिनको अब लगता है दैट दिस चैप्टर इज वेरी इजी, जिस तरीके की हाइप इसके लिए क्रिएट हो रखी है दुनिया भर में, हाँ, क्या आपको लगता है कि ये चैप्टर उतना टफ है जितना आप मान के बैठे थे? देखिए, 11वीं 12वीं क्लास की केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत सिंपल है और बहुत आसान चीज़ें होती है, ये इन्हें कोई भी समझ सकता है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वीक एसिड और वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस से क्या क्या बन सकता है ना। अब हम लोग एक्चुअल आयनिक इक्विलिब्रियम पर आ रहे हैं, राइट, कि किस तरीके से चीज़ें प्रोसीड होती है। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई सा वीक एसिड है, सब लोग ध्यान से समझना भाई इस चीज़ को, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीक एसिड है, और वो वीक एसिड आपके पास में है लेट्स सी एसिटिक एसिड। ठीक है, वो वीक एसिड जो आपके पास में है वो है एसिटिक एसिड। अब अगर आप एसिटिक एसिड को यू डिजॉल्व इन वाटर, तो अगर वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे इसको, तो यहां से H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन विल बी C∝। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप लोग का जो भी टेस्ट होना है, आप किसी भी बैच के हो, जो भी आपका अगला टेस्ट होगा उसमें इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं ना, गेट रेडी फॉर दिस। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन आप क्या लिखेंगे? C∝। फिर अल्फा इज वेरी लेस देन 1, ठीक है, इवन लेस देन 5%। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती। अब जो वीक एसिड है, आप समझिएगा कैसे चीजें चेंज होती है। जो वीक एसिड है
इस वीक एसिड में आप ऐड करते हैं बेस। ये जो वीक एसिड था, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई मैं, इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इस चैप्टर की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्टूडेंट क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि जो क्वेश्चन मुझे पूछा है उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये, कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा यही पहचानना बड़ी बात है। तो वो बात मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर आपने बेस ऐड किया, ठीक है, और क्या होता है जब भी आप बेस ऐड करेंगे तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट है, देयर इज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब जो एसिड था, जो भी वीक एसिड था उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बेस की कॉन्सेंट्रेशन से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट विल बी नॉन एज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। सेकेंड कैन बी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इस केस में क्या होगा, कब होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन? व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। देखो अब समझना है यहां पर, जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है किसी वीक एसिड का या वीक बेस का, आगे वीक बेस के बारे में सेम बात डिस्कस करेंगे हम लोग। जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो जिस चीज का फॉर्मेशन होता है, मैं अभी सिर्फ आपको टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, टॉपिक्स के नाम, कॉन्सेप्ट मैप का मतलब क्या है, टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं आपको कि कहां से स्टार्ट होके क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उस केस में कौन सा एसिड? वीक एसिड। तो आपके पास बनता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, ये आइडेंटिफाई करना, बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला सबको पता होता है, लेकिन आइडेंटिफाई करना कि ये बफर सॉल्यूशन बना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बफर सॉल्यूशन कब बनता है? जब भी किसी वीक एसिड या वीक बेस का क्या होता है? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, जो ना टीचर्स को पता चलता है कभी, ना स्टूडेंट्स को पता लगता है। अगर आपके पास में किसी वीक एसिड या वीक बेस का क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो वहां पर जिस चीज का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं बफर। अब मैं समझ सकता हूं कि एक डफर से डफर भी समझ गया होगा कि व्हाट इज द बफर, ठीक है। बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और अगर आपके पास में एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तो आप वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, देयर इज अ सॉल्ट फॉर्मेशन। और आपको पता है, कॉमन सेंस की बात है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो सॉल्ट पानी में है तो उसका क्या हो जाएगा आगे जाके? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये दो बहुत बड़े टॉपिक हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के दो बहुत बड़े टॉपिक हैं, जिसमें से एक का नाम है बफर सॉल्यूशन, जिससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और दूसरे का नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये दोनों आयनिक के बहुत बड़े टॉपिक हैं, जिनके इर्द गिर्द अब ये पूरा चैप्टर घूमने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर मैं है ना, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, सब लोग रेडी हैं इसके लिए? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास में ये है, लेट्स सी, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का आपके पास में है 0.1 मोलर, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, 10 ml है, और NaOH है, NaOH आपके पास में है
0.1 मोलर 5 ml। इन दोनों की मिक्सिंग से जो चीज बनेगी उसका नाम क्या है? ठीक है, लिखा सब लोगों ने। ये तो क्या है, एसिटिक एसिड 0.1 मोलर। आज कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं सिर्फ, आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं, बहुत छोटी क्लास है। आज हम ये सीख रहे हैं कि चीजें आगे क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे और वो कैसे बनती है, सिर्फ ये पढ़ने वाले ना। अच्छा, बफर सॉल्यूशन होता है क्या वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बफर सॉल्यूशन क्या चीज है वो डिस्कस करेंगे। 0.1 मोलर 10 ml एसिटिक एसिड है और 0.1 मोलर 5 ml। आपको कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलेरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दिया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मोलेरिटी क्या होती है? मोल्स पर लीटर। वॉल्यूम भी किस में होता है? लीटर में। दोनों से लीटर मिला, मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो आप। और ml में वॉल्यूम है तो मिली मोल्स आपके पास में बनेगा। सोडियम एसीटेट बनेगा। बस यही घनचक्रों, मेरी बात सुन लो तुम लोग, यही सिखाने के लिए मैं क्लास में आया हूं। बावली टाट लोगों 10वीं क्लास में पता होता है ये तो, कि एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। हाँ बहुत बढ़िया, ये एक साथ में पानी भी जोड़ रहे हैं। हाँ कई लोग पानी भी जोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए मतलब इतनी देर बताया उसका क्या मतलब भाई? हाँ इराक्षी, यस ऋषिता, नाइस। ये जवाब देना है भाई। बफर सॉल्यूशन, इसके मिलीमोल्स कितने हुए? इसके मिलीमोल्स हुए 1 मिलीमोल और इसके कितने हुए? 0.5 मिलीमोल। तो इस एसिड का क्या हुआ इस प्रोसेस में? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या हुआ? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन। डफर से डफर समझ सकता है। इतनी देर बताया उसके बाद तुम लोग को समझ में नहीं आया बिल्कुल भी? अरे यार ऐसे मत क्या करो तुम लोग, आई डोंट लाइक दिस। चलो बफर सॉल्यूशन बनता है अपने पास में। बफर सॉल्यूशन जो होता है, these kind of solution does not allow change in pH easily। ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच में इजीली चेंज नहीं होने देते। बफर सॉल्यूशन, दीज आर द सॉल्यूशन जो पीएच में इजीली चेंज नहीं होने देते हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, वीक एसिड अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, वीक बेस बड़ा टॉपिक है। अब इसमें फिर से बेस ऐड किया तो दो चीजें बनती है भाई। एम्स 2018 का क्वेश्चन था ये, एम्स 2018। अब वो आगे क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन यही है, फाइंड आउट द पीएच। उसका फॉर्मूला होता है हेजलबेक हेंडरसन इक्वेशन होती है, जो हम डिराइव करेंगे आगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ है नहीं इनमें। ये समझना है भाई, अगर किसी भी वीक एसिड या वीक बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कितना हो रहा है? इनकम्प्लीट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो लगाना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछता हूं, एक और क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में आ रहा है, गेट रेडी फॉर इट। यार इतनी सिंपल चीजें हैं ना, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तो कोई सब्जेक्ट है क्या यार? है टफ सब्जेक्ट के लिए तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, टफ सब्जेक्ट होते हैं। खैर जो भी है, NH4OH है प्लस HCl, NH4OH प्लस HCl, 10 ml 0.2 मोलर।
0.3 मोलर 5 ml, NH4OH प्लस HCl 10 ml 0.2 मोलर, और HCl आपके पास में है 0.3 मोलर 5 ml। जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ होगा उस सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे? ये कौन सा फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे यहां पर? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू। बस यही चक्कर है जो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं आपको। हाँ, आधे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, आधे बफर सॉल्यूशन, यही चक्कर है। यही चक्कर में घूमता रहता है बच्चा, और वो जिंदगी भर यही कहता रहता है मुझे आयनिक नहीं आता, मुझे आयनिक नहीं आता है। मतलब वो आयनिक के चक्कर में खुद कोवेलेंट बन जाता है। बफर बफर बफर, अरे सन्नाटो, तुम यहां देख लो यार, है ना। न्यूट्रलाइजेशन बराबर, अगर किसी का न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो गया, पहले मोल्स के बारे में पता होना चाहिए, मोल्स क्या चीज होती है। तो मोल्स वोल से मतलब ही नहीं तुम्हें, तुम तो देखा अच्छा 0.2 0.3 सॉल्व कर दिया। अरे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मोल्स फाइंड आउट करो ना यार। तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन से मतलब थोड़ी ना है, हाँ, वॉल्यूम से तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। सन्नाटो, इसको मल्टीप्लाई करो यहां पर, 10 मल्टीप्लाई 0.2 कितना आएगा? 2 मिलीमोल्स। जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक वीक बेस होता है। क्या होता है? क्या होता है? मैं इन टॉपिक्स को डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, लेकिन मैं इनको एक लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं ताकि आपको कभी जिंदगी में बड़े फील ना हो, क्योंकि वास्तविकता में तो बहुत छोटे टॉपिक है, आपकी किताब में बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं। अगर मैं कह रहा हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वीक बेस होता है, इसके मिलीमोल्स आपके पास में कितने हैं? 2 मिलीमोल्स है। और HCl 0.3 मल्टीप्लाई 5 कितने मिलीमोल्स आ गए? 1.5 मिलीमोल। कितना है भाई? 1.5 मिलीमोल। तो वीक बेस जो है, जो वीक बेस आपको दिख रहा है, क्या इस वीक बेस का पूरा न्यूट्रलाइजेशन कर देगा ये आपका प्यारा HCl जो स्टमक में मिलता है? क्या कर देगा पूरा न्यूट्रलाइजेशन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं कर पाएगा ना, बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो इस केस में भी आपके पास में जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो बचा रहेगा, तो आपके पास क्या बनेगा? बफर सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बफर सॉल्यूशन का नाम मेरे बताने से पहले ही सुन रखा था? हाउ मेनी ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो। ओके, ठीक है, नहीं सुना। कई लोगों ने बायो में सुन लिया है, वहीं कुछ कई जिनके पास बायो है वो कह रहे हैं कि हमने नहीं सुना है। हो सकता है वो बायो के भरोसे शायद कॉमर्स लेके बैठे हैं, वॉट एवर इट इज। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये बेसिक सी बात है भाई। कब बफर सॉल्यूशन बनेगा, कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाना है, यही खेल है। जो लोग 12वीं क्लास, जो लोग ड्रॉपर हैं यहाँ पर, जो लोग 12वीं क्लास पास कर चुके हैं, हाँ सिर्फ सुना है, दैट इज एनफ। अभी मैंने नाम की बात कर रहा हूँ ना, काम कैसे करता है वो तो एक बड़ा टॉपिक है ना। बफर सॉल्यूशन जो है वो काम कैसे करता है ये अपन डिस्कस करेंगे आगे। अभी फिलहाल नाम सुना है, बहुत बड़ी बात है। अभी तो नाम आपने सुन लिया है, आप इस नाम से कंफर्टेबल हैं, दैट इज एनफ। तो मैं आज जो आपको कह रहा हूं
मैं जो आपको कह रहा हूं कि अगर अगर किसी भी वीक एसिड, सुनना ध्यान से वापस, किसी भी वीक एसिड या वीक बेस का अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो जो चीज बनती है उसका नाम बता दो एक बार आप लोग जल्दी से, फटाफट। किसी भी वीक एसिड या वीक बेस का अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, जो सब्सटेंस बनता है उसका नाम है बफर सॉल्यूशन, दैट इज बफर। ये बात पता होनी चाहिए। और अगर आपने उसका करवा दिया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्या करवा दिया आपने उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो जो सब्सटेंस बनता है उसका नाम सॉल्ट होता है। और वहाँ पर जो फॉर्मूला अपन लगाते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बस आयनिक इक्विलिब्रियम में अब यही मेन बातें बची है। हालांकि उसके अलावा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट जैसे 2 कॉन्सेप्ट और हैं, लेकिन ये मेजर पोर्शन है, ये आयनिक का कोर है। वैसे तो पीएच इज एवरीथिंग, वैसे तो पीएच इज एवरीथिंग, 50% तो पीएच ही है, लेकिन उसके बाद जो बचा रह गया 50%, उसमें 40% ये है। तो अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो आपके पास में बफर का फॉर्मेशन होगा, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो आपके पास में सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जहां पर आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ओके। चलिए, अब मैं अगर आपसे एक बेसिक सी बात पूछूं, वाटर की पीएच कितनी होती है? एक बार जवाब दीजिए फटाफट से। पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर कितनी होती है? pKw/2, pKw/2 इज द आंसर एवरी टाइम। और अगर आप 7 लिख रहे हैं तो यू मस्ट स्पेसिफाई द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो आर्सेनिक एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड है, या फिर लुईस एसिड है? आपको उसको पानी में नहीं फेंकना है, सिर्फ शक्ल देख के बतानी है उसकी। वो आर्सेनिक एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड है, या फिर लुईस एसिड है? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। लुईस एसिड है, ओके, बिकॉज सल्फर इज एन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, है ना। तो अगर आपके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स वाले केस में दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन दोज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, लुईस एसिड है, क्योंकि हाइड्रोजन तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ठीक है भाई, सब लोगों को पता है, बहुत बढ़िया, खुशी हुई मुझे। तो मैं आज की क्लास में 2 बातें बताने आया हूँ। एक तो ये कि जो पीएच का सेकंड लेक्चर था वो सब लोग देख लेना, ढंग से देख लेना। दूसरी बात ये कि इसके बारे में ध्यान रखना, अगली क्लास में जो मैं चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो है वीक एसिड और वीक बेस, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आपको पहले से पता है। और उसके बाद हम लोग बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये डिस्कस करेंगे। तो पहले से मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ के इनको तैयार रहें। वीक एसिड और वीक बेस आप पहले से जानते हैं कि उसका के कैसे निकालेंगे, C² अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, ये सब आपको पता है पहले से, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं उसके बाद बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ाने वाला हूँ। और पीएच का जो सेकंड लेक्चर है वो आप सभी के सभी देख लें। ओके, तो आज के लिए इतना ही है मेरी तरफ से, ज़्यादा कुछ खास था नहीं आज।
और दूसरी बात ये कि जितने भी लोग क्लासेस लेते हैं वो टेस्ट की वजह से क्लासेस स्किप ना करें। आई विल बी थैंकफुल टू यू। उसके अलावा कोई बात अगर आपको बतानी हो, कुछ शेयर करना हो, कुछ डिस्कस करना हो तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भी बता सकते हैं। एक तो यार मोह के ट्यूशन वर्ड जो है ना मुझे बहुत बेकार लगता है। मैं शुरू से इस वर्ड से जो है ना मुझे अजीब सा घृणा है इस वर्ड से। तो आप बेटर इंस्टीट्यूट वर्ड यूज़ करें तो दैट विल बी फाइन इनफ। और मिलने की जहाँ तक बात है तो आपको कौन रोक सकता है। मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ ये बात दैट यू आर गामा पहलवान के बाद में आप डेल्टा पहलवान आप ही हैं। तो आपको रोक ही नहीं पाएंगे यहाँ के लोग। इट्स वेरी टफ फॉर देम टू स्टॉप यू। यू कैन कम एनी टाइम। बाकी और किसी को कुछ कहना है तो बताइए भाई। वेरी नाइस आकाश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग अगली क्लास में बहुत मन से चीज़ों को पढ़ के आएँ, अच्छे से नोट करके आएँ। टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, पहले के लेक्चर के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आप ऐसे आ जाते हो उठ के पंचायती करने के लिए, ऐसे एक बात नहीं बनेगी। ठीक है, ऑलराइट। लेकर क्या आओगे तुम? 1 लीटर पेट्रोल चलेगा। ओके।